करते हैं। अगली श्रृंखला को हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग भी इसका आंसर देते हुए चलिएगा। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगती है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टम संगठन है। ये कथन किस व्यक्ति द्वारा कहा गया है? तो आपको ये बताओ। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किसने कहा था? आपको मैं इसका वो भी दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा देख नहीं पाओगे। तो ये आंसर, क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर ये है। बताइए किसने कहा था, वो कौन शख्स था? ऑप्शन ए सर। सर वैलेंटाइन। वारन बी। हाँ, चलिए। अभी तक आपके सामने एकदम जो यूनिट टू यूनिट हम वो चल रहे थे, आयोग चल रहे थे। चलिए वैष्णवी, आप आंसर दीजिए बेटा इसका फटाफट। सर डी। बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन मन, जो ये है डी, इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तित्व एक क्या है, व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं, अभिरुचियों का विशिष्ट संगठन है। ये इनके द्वारा कहा गया था। अब यहाँ पर अभी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि पर्सनैलिटी जो आ गई थी कि व्यक्ति के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी है जो लैटिन भाषा के यहाँ पर डेडस दिया है से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा होता है। ठीक है, अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपने अभी आंसर दिया था, तो इसका अर्थ क्या होता है पूछा जाता है, तो कभी तो इसका अर्थ होता है मुखौटा। तो आप आंसर दीजिए इसका कौन सा सही है? सर बी। पर्सोना। हैं? बी बी। ऑप्शन सर। परसोना। सर बी। बी। बी पर्सोना। बिल्कुल सही है। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये अवगत करा दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि सर मेरे हमारे कमेंट को नहीं पढ़ रहे। तो कमेंट अगर मैं पढ़ूंगा तो ये स्क्रीन दिखाई नहीं देगी, तो इस वजह से मैं आप लोगों का कमेंट को मैंने क्या है वैसे ही देख लूंगा। बीच में अगर टाइम लगेगा तो मैं मोबाइल से आपको उसका कमेंट करते हुए जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और अभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? किसने कहा देखिए यहाँ पर कितना है, एक दो तीन, तीन वर्गों में जो युंग विभाजित किया सर। गया, किसने सी। किया था? सर सी ऑप्शन। युंग महादेव। सर यूंग। युंग ने। तो जो भी जी ऑनलाइन सर। देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, जो या फिर यूं जो लिखा है, तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथे नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा है, हिपोकैक्टिस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? हिपोक्रेटिस ने जो वर्गीकरण कितना किया गया व्यक्तियों का, सामाजिक आधार पर किया गया है या शारीरिक बनावट के आधार पर किया, समय या स्वभाव के आधार पर किया गया, चिंतन व कल्पना शब्द के आधार पर? बताइए किसके आधार पर किया गया बेटा? सर उसने तो स्वभाव के प्रकृति के आधार आधार पर पर। किया था। जब एक स्वभाव के आधार पर। क्या कहा? सर सर चिंतन और वो संवेग और स्वभाव के आधार पर। सर डी है, चिंतन व कल्पना शब्द के आधार पर। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन सी, संवेग स्वभाव के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया जी था। सर। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पांचवें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? आपने अगर थॉर्नडाइक पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि इसने जो व्यक्ति का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर किया है। शील गुण, शारीरिक गुण, या जीवन के लक्ष्य और उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न, या फिर कल्पना और विचार शक्ति? सर कल्पना और विचार शक्ति, डी ऑप्शन। सर कल्पना और विचार शक्ति। जो भी ऑप्शन डी। डी सर। जो भी ऑनलाइन दे रहा है वो भी आंसर देते सर हुए ऑप्शन चलिए। डी। ठीक है, कल्पना एवं विचार शक्ति। ठीक है, जिसे भी आंसर आता है, ये नहीं कि उसने वो आंसर दिया उसके पीछे हम भी आंसर दें। उसने सही, वो सही कह रही होगी तो हम भी आपका भी सो वो होना चाहिए। ठीक है, किसी पर निर्भर मत रहिएगा जो भी ऑनलाइन भी देख रहा है। तो यहाँ पर छठे नंबर का प्रश्न देखा, प्रकृति नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का क्या जो विभाजन किसने किया था? बताइए। सर विलियम जेम्स ने। सर ऑप्शन सी।
सी। सर ऑप्शन ऑप्शन सी सी। सर। चलिए ठीक है, विलियम जेम्स ने ये नेचर के आधार पर किया था, व्यक्ति का विभाजन ये किया गया था। अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली, या इनमें से कोई नहीं? सर बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली सर, ऑप्शन ए। सर ए बन बंद, आपने कहा कि बंद। जी सर, बंद जी सर। प्रश्नावली। बिल्कुल सही है कि बंद प्रश्नावली ये कहा जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, 8वें नंबर का प्रश्न आपके सामने कि इसके अनुसार व्यक्तित्व ये व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, किसने कहा था? बताइए। सर ए ऑप्शन है। सर ए ऑप्शन डेशील। आपका कहना है कि जी डेसिल सर। का है, सभी इससे एग्री हैं या ऑनलाइन जो भी बच्चे देख रहे हैं आप भी बताइए। बिल्कुल सही है, ये डेसिल द्वारा ही ये कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है 9th नंबर का, बताइए। देखिए, कैरेक्टर ऑफ पर्सनालिटी, कैरेक्टर और पर्सनालिटी। लिखी है, किसने लिखी है? किसने लिखी है पुस्तक? बुर्थ ने लिखी है, बुर्थवर्थ ने लिखी है, या फिर ये समर करके है, ये गार्डनर, या फिर बताइए। सर ए बुधवार में। सर सर बी। सर कंफर्म या बी पैरास्निक ने। जो भी ऑनलाइन दे रहे हो वो भी आंसर दीजिए। पॉलिक्सनिक। पोलेंस्की, सर बी पेलेस्की। पोलेंस्की करके है ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, ये देख पा रहे हो कि बाल्य अवस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है बहुमुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, शर्मिला होता है, क्या होता है? सर ए ए बहिर्मुखी। बहिर्मुखी सर, ए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी आंसर दीजिए। तो बिल्कुल जब आप लोग आंसर दे देते हो उसके तुरंत बाद आपने माइक बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया? ये काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचयन प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति, किस पे दिया है बताइए? ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन। सर ए। सर काम प्रवृत्ति। ठीक है, ये काम प्रवृत्ति में ही क्या दिया गया है, इन्होंने ये बल दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया बताइए? TAT मॉर्गन और मुरे। चलिए ठीक है, तो एज राइट आंसर है। मुझे ये TAT ये परीक्षण क्या है बेटा, बताओ तो थोड़ा सा। सर से थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, और इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं, 10 महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए और 10 दोनों के लिए। तो इन कार्डों से क्या करते हैं? और ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है TAT। इससे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जिसे हम साइकोलॉजी के अंदर रखेंगे। उन चित्रों के आधार पर उनसे कुछ कहानी लिखने को कहा जाता है। हम इसको साइकोलॉजी का, सर कार्ड दिखाए हम इसको जाते हैं। साइकोलॉजी के, सर उनको कार्ड दिखाए हम जाते इसको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर रखेंगे या फिर अन्य सब्जेक्ट के अंदर रखेंगे? हैं। हाँ सर, साइकोलॉजी में सर सेकंड यूनिट ठीक का है, है ये। बिल्कुल सही है। बीच में मैं किसी भी बच्चे से कोई भी प्रश्न का उत्तर पूछ लूंगा, जैसे अभी वैष्णवी से पूछा। ठीक है, 13वें नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? वंशानुक्रम है या वातावरण है या उपरोक्त दोनों है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, कौन से हैं? उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन सर। ठीक है, उपरोक्त दोनों सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होगे 14वें नंबर का प्रश्न है कि
कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण बताए हैं? 12, 20, 10, 13। सर ऑप्शन ए 12। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और बच्चे बताइए। भारती आप बताइए बेटा। चलेगी यहीं पर ही हैं? नहीं सर, इधर पे ही हूँ सर, इसका नहीं पता लगा। बेटा कौन सा है? सर 16 पढ़े थे हमने तो। तुमने 16 पढ़े थे बच्चा? तो यहाँ पर तो अभी सर 16 पीएफ का दिया है ना, तो यहाँ पर हमने कैटल ने 16 पीएफ। तो कैटल ने जो व्यक्ति के जो प्राथमिक शील गुण बताए हैं, बेसिकली अगर यहाँ पर देखिए, ये जो गुण दिए हैं वो आपके क्या हैं, 12 हैं, ठीक है। तो कहीं पर ये जो 16 कह रहे हो, अगर वहाँ पर ये नहीं आते हैं तो अगर मान लो यहाँ पर 16 होता है तब उसको लिख सकते थे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए 12 गुण ये हैं, ठीक है। अब 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि बालक अंतःबोध परीक्षण CAT का निर्माण लियोथोप्लोड ब्लैक द्वारा कब किया गया था? ये बताइए कौन से वर्ष से किया गया था? यहाँ पर आप सन देख पा रहे हो, 1992, 1952, 1950, 1949 या 1948। जो भी ऑनलाइन देख रहा बच्चों आंसर देती है चलिएगा। ऑप्शन ए 1952। और बताइए आप लोग बताइए बच्चों, जो भी ऑनलाइन देख रहा है आप आंसर देते हुए चलेगा। कुछ बच्चे इसमें सर डी। बी, कुछ बच्चे ऑनलाइन अच्छा आंसर दे रहे हैं, आप लोग भी आंसर देते चलिए। सी। अब एक ऑप्शन क्यों छोड़ा, उसको भी बोल दो डी। सलमा जी बताओ बेटा। सर एक मिनट मुझे क्वेश्चन दिखा दीजिए जरा, देखिए क्वेश्चन ये है, जल्दी कीजिए, जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं फिर उनको वेट करना पड़ता है। अब बताओ। सर ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी एज राइट आंसर है। 1939 में ये किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर वाक्यों के रूप में पूरे लिखे होते हैं? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। मैंने यहाँ पर हटा दिया है क्योंकि उसका कोई मतलब तीनों में से एक है, ये बता दीजिए। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी का पुष्पा जी, आपने ऑप्शन बी की तरफ आपने क्या, बिल्कुल सही है। तो आप मुझे खुली प्रश्नावली के बारे में बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलो आंसर बताओ कि यहाँ पर तो कहा गया है ना कि प्रश्नावली के उत्तर वाक्यों के रूप में पूरे लिखे होते हैं। आपने कहा खुले प्रश्नावली में, तो होता क्या है ये बताओ। चलिए जिसे आता है वो आंसर दो। सर इसे हम एक तरह से निबंधात्मक प्रश्नावली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब बच्चों को छूट रहती है, वो अपने विचारों को मतलब क्वेश्चन के आधार पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जैसे का तैसा लिखे, वो एक तरह से खुली प्रश्नावली भी हो। आरती तुम बताओ बेटा जल्दी से। ये सर खुली प्रश्नावली में कोई भी पाबंदी नहीं रहती है बच्चे को, उसको इतना कोई लिमिट नहीं होती है, वो अपने इच्छा के अनुसार कितना भी उसमें लिख सकता है। चलिए ठीक है, आपके ऑप्शन बी एज राइट आंसर है। आप नीचे देख पा रहे होंगे 17 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्ति के रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। सर ऑप्शन डी सेल्डन सर। सर सेल्डन बी ऑप्शन। पक्का है? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताइए बच्चा। बिल्कुल सही है, इनके ही द्वारा किया गया था, रचना सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, सेल्डन, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे रोलैंड करके लिखा है,
ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो बता सकते हैं किस आधार पर किया है? तो यहाँ पर समाजी आधार पर किया गया है, स्वभाव के आधार पर किया है। सर शारीरिक बनावट। तो ये शरीर के बनावट के आधार पर बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 19 नंबर के अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना या प्रेरणा या फिर चिंतन? सीखना, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी सर, सीखना। सीखना। और लोग भी बता सकते हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों। तो बिल्कुल सही है कि हम जब अनुभव व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो हम सीख कर ही वो चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 20वें नंबर का ये प्रश्न है। तो 20वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है, उचित रूप से इसका अर्थ है क्या है? वह शरारती है, जिज्ञासु है, असामान्य है या प्रतिभाशाली है? जिज्ञासु है। जी सर। जिज्ञासा है। जिज्ञासा या जिज्ञासु है, वह तभी उस क्वेश्चन को पूछ पाता है कि ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है कि किस में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वय समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वेरी ग्रुप। तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? किशोरावस्था सर। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 22 नंबर का प्रश्न है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 50, 10, 75 या फिर 100? बताइए। सर हो जाता है। ऑप्शन 100 डी हो सर। जाता है। तो जो भी ऑनलाइन दे रहे हैं बच्चों वो भी आंसर दीजिए। जी सर। तो बच्चे का जो शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? दूसरे वर्ष के अंत में, कहने का मतलब है जब दूसरा वर्ष हो जाता है तो अंत में पापा, मम्मी, दादी, बुआ, ईजा, वो भी जो कहना लग जाता होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं 83 नंबर का प्रश्न। ये क्या है? शर्म, यही लिखा है ना, सम तथा नभ, शर्म शर्म शर्म। तथा नभ ना, गर्भ जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में? शर्म तथा गर्भ, बताइए। सर बाल्यावस्था में। तो जो भी ऑनलाइन दिख रहा है, बी ऑप्शन सर, जो भी ऑनलाइन बाल्यावस्था। देख रहा है वो सर बाल्यावस्था। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो तुम लोग वहाँ पर जब आंसर दे दोगे तब कहोगे तुम की बाल्यावस्था, तो यहाँ पे तुम्हें इतना समय दिया जा रहा है। ठीक है, ये वैष्णवी प्रश्न को समझ रही है, उसके बाद आंसर दे दी है। 2 पल लेट भी करे, एक ज़्यादा लेट नहीं करना, थोड़ा समय मिल ही रहा है। जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप भी पढ़ लो और उत्तर देख लो। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 24वें नंबर का प्रश्न, हकलाने का जो मनोवैज्ञानिक कारण है, घर तथा विद्यालय का वातावरण, तनावपूर्ण वातावरण या शब्द भंडार अपर्याप्त होना या फिर संवेगों का तीव्र प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? बताओ। ऑप्शन सी सर। सर संवेगों का तीव्र प्रभाव। तो जब संवेगों का तीव्र प्रभाव होगा तब वो क्या हकलाता है, हकलाने लगता है? जी सर। जी सर। चलिए सर। बिल्कुल सही है। ठीक है, जी सर। ऑप्शन सी, संवेगों का जब तीव्र प्रभाव होता है, जब फटाफट शब्द होते हैं तो बच्चा क्या है, हकलाना शुरू कर देता है, तो सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो 25वें नंबर का प्रश्न है कि जिस प्रतिक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रतिक्रिया है भाषा का विकास, समाजीकरण, व्यक्ति मूल्य या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर दो। जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चा आंसर दो। बी सर, सामाजिकरण। सामाजिकरण। सर समाजीकरण।
सर सामाजिकरण। चलिए सामाजिकरण बिल्कुल सही है, सामाजिकरण ही एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन इस श्रृंखला को देख रहा है तो कैसी श्रृंखला लग रही है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कृपया बताने का भी कष्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है, सहसावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे सहयोग लेना या अनुकरण करना या आश्रित होना या फिर ये सभी। सर ये सभी। ऑप्शन डी। सर ये सभी क्यों ये सभी आप कह रही हो, चलो मान लो मैं कहता हूँ कि ठीक है, चलो क्यों। सर शैशवावस्था जो समय है वो जन्म से 6 वर्ष का है, तो उस टाइम पे जो बालक है वो अनुकरण करना सीखता है और सहयोग लेना सीखता है। आश्रित होना मतलब खाना खाना उसका आश्रित होना होता है। सहयोग लेना मतलब कैसे उठना बैठना ये चीजें सीखता है। अनुकरण करना मतलब हम जो करते हैं बालक हमारी ही जैसी चीज को रिपीट करता है, तो अनुकरण करना, इसलिए ये सभी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब हम बात करेंगे 27वें नंबर के प्रश्न को। आप देख पा रहे हो, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं, 11 माह, 16 माह या 24 माह या 20 माह में। चलिए बताइए। 11 सर 11 माह। 11। जितनी भी ऑप्शन जितनी भी ए यहाँ सर। पर माताएं हैं उनको पता होगा, जिनके बच्चे होंगे तो वो ऑप्शन सही बताएंगे। तो आपके बच्चे इस माह में क्या होता है, बोलना सीख जाते होंगे। तो अजय राइट आंसर है 12 माह। तो 12 माह तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो आपका बच्चा इतने समय में बोला होगा ना, इसलिए आपको लगता होगा। ठीक है, चलिए 28वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, राज्य भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, सांकेतिक भाषा। सर डी डी सांकेतिक। ऑप्शन सर। सांकेतिक भाषा। सर डी हाँ, जो आंसर दे देगा उसके बाद माइक बंद कर। ये क्या बोला आपने वैष्णवी, आंसर क्या बोला आपने। सर डी। अच्छा, चलिए जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिएगा। जब जो बच्चा होता है वो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं। वो सीखते हैं अपनी जो मातृभाषा सीखते हैं। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा को जब अगर सांकेतिक भाषा कौन है, जो मूक बच्चे होते हैं वो उनको सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है। टी 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 टी, ये देख ऐसे देख वैसे देख। ठीक है, तो वो होती है। तो एज ए बी ऑप्शन। सर श्रवण बाधित को भी सांकेतिक भाषा ठीक है। दी जाती है। चलिए बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए 29वें नंबर का, बालक अपने व्यवहार की समाज पर स्वीकृति किस अवस्था में करना चाहता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था में, ये किशोरावस्था में। बताओ फटाक से। जिस स्पीड से मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसी स्पीड से आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। किशोरावस्था। किशोरावस्था सर, ऑप्शन बी। सर किशोरावस्था। चलिए किशोरावस्था है राइट आंसर। चाहता है जो कि भी समाज उसी के ऑनलाइन देख रहा है वो भी किशोरावस्था। ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि शिक्षा क्या करती है, संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, संस्कृति का विकास करती है। सभी बताइए। सर सभी। शिक्षा सभी चीजें करती है। ठीक है, सर सभी। सर ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि दूसरे नंबर का प्रश्न है। हम आप शिक्षा की तरफ बढ़ गए हैं। मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये किसने कहा था। प्लेटो, रूसो, विवेकानंद, महात्मा गांधी। सर विवेकानंद। विवेकानंद सर। चलिए बिल्कुल सही है, विवेकानंद द्वारा ही ये कहा गया है कि मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 8वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रतिक्रिया है, किसने कहा था। एडम ने या एडम। जॉन डीवी। सर डी। डी। सर जॉन डीवीसी। तो जॉन डीबीसी बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाए 4थे नंबर का प्रश्न है कि ज्ञानार्जन का अर्थ है शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, संवेगात्मक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण। तो बताओ क्या है। सर बौद्धिक ऑप्शन बी परिशिक्षण। सर। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप भी आंसर दो। बिल्कुल ठीक है, ये बौद्धिक परीक्षण है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5वें नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है। सामाजिक और नागरिक की भावनाओं का विकास करना, सामाजिक समारोह में भाग लेने की रुचि पैदा करना, सामाजिक लेख लिखने की योग्यता विकसित करना, अपने समाज और राष्ट्र की सेवा को सर्वप्रिय समझना। तो बताइए क्या है बेटा? सर ऑप्शन ए। ए सर। सर ए वाला। जो भी ऑनलाइन दिख रहा है, क्या ये वाला आप सामाजिक लोग और इन नागरिक। बच्चों से सहमत हैं? तो हैं तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, ये सामाजिक और नागरिकता की भावनाओं का विकास करना ही क्या होता है? सामाजिक उद्देश्य का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 6ठा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसने कहा था? बताइए। एस्ट्रोलॉजी। सर पेस्टोलॉजी, ए ऑप्शन। सर पैथोलॉजी। पक्का है? जी सर। मैकेंजी ने कहा था ये पेस्टोलॉजी। बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? दर्शन द्वारा होता है, शिक्षकों द्वारा होता है, सरकार द्वारा होता है, राजनीतिज्ञों के द्वारा? किसके द्वारा होता है? दर्शन ऑप्शन के ए द्वारा। सर। दर्शन के द्वारा। कैसा होता है सर दर्शन रश्मि? दर्शन के द्वारा कैसा होगा बताओ? सर दर्शन में बताता कि कोई कार्य हमें कैसे सर करना है, दर्शन और तो उसके शिक्षा बारे में। आपस में वो इंटरकनेक्टेड। कैसे कैसे? तो बिल्कुल ठीक है कि ऑप्शन ए दर्शन के द्वारा होती है। जितने भी ये दार्शनिक है, ये दार्शनिक है, ये दार्शनिक है, सभी दार्शनिक है, इनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है हम कहीं ना कहीं उनको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, कि उनके उद्देश्य को करते हैं। तो ठीक है, बेशक अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है कि पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? एक दार्शनिक समस्या है, एक सामाजिक समस्या है, एक आध्यात्मिक समस्या है, एक और लौकिक समस्या है। तो कौन सी समस्या है बताइए? सर ए ऑप्शन। हाँ सर ए। सर ए। सर ए। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दो। ठीक है, आप लोग दे रहे होंगे, कह रहे होंगे सर आंसर तो हमारा कमेंट तो पढ़ नहीं रहे। मैं आप लोगों का कमेंट अगर पढ़ूंगा तो यहाँ पर चीज़ें रुक जाएंगी। ठीक है, तो आप देते रहिए, अच्छी बात है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि एक दार्शनिक समस्या। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। तो 9वें नंबर का प्रश्न है, दर्शन का क्या है? संबोध वास्तव में किससे होता है? बताओ। जिज्ञासा, कल्पना, तर्कपूर्ण? सर उपरोक्त सभी? सर उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सर। चलिए सर ठीक ऑप्शन है, डी। ऑप्शन डी सही है। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? सांस्कृतिक उत्थान के लिए, नैतिक व चरित्र जीवन के लिए, या फिर शिक्षा की प्रतिक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए, फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए? किसके लिए की जाती है? ऑप्शन सी सर। सी। सर सी। चलिए सर ठीक सी। है, ऑप्शन सी एज ए राइट सर आंसर है। सी। शिक्षा की प्रतिक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? तो मैंने बेसिकली जो प्रश्न ऐसे उठा रखे हैं, देख लीजिए, सारे शिक्षा से उठाए हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड हैं। तो ये सोच लीजिए जितनी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे घुमा फिरा के प्रश्न बन सकते हैं, तो आपके सामने वो सारे प्रश्न मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर, या शिक्षा संबंधी समस्याओं पर, या आध्यात्मिक समस्याओं पर? सर दर्शन का है तो शिक्षा से सर सी संबंधित। शिक्षा ऑप्शन सी। संबंधी समस्या पर। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। तो देखिए, अब इसके बाद जैसे आपका एलटी का पेपर होगा, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़ना मत। जिस रिदम से कर रहे हो उसी रिदम से करते हुए चलेगा, क्योंकि उसके बाद आपका एलटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर प्रमोशन लेने के लिए जो 10 साल तैयारी कर वेट करने से ज़्यादा अच्छा कि लेक्चर की भी तैयारी करें, वहाँ भी सिलेक्शन हो, वहाँ भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को छोड़ना मत। और यहाँ पर देख पा रहे होगे 12वें नंबर का प्रश्न है कि बीच में मैंने अभी एक किताब पे मैं काम कर रहा हूँ,
तो जिस समय आपका एलटी का लेक्चरर का पेपर आएगा तो मैं उस टाइम पर उसको प्रकाशित करूँगा। तो उसी से संबंधित ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेके आ रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अभी वो स्टोर में मिलेगी नहीं, क्योंकि वो बेसिकली मैं उसे 1-2 कॉपीज़ की छपाऊँगा। तो जब पेपर लेक्चरर का आ जाएगा उस बार मैं फिर उसको प्रकाशित करूँगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है, बताइए। आध्यात्मिक जगत को, सर भौतिक भौतिक जगत जगत को, या सर बी ऑप्शन। सर भौतिक जगत। चलिए, बी ऑप्शन सर, भौतिक भौतिक जगत को जगत। कहा है ना बेटा, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकृतिवादी के बारे में थोड़ा सा मुझे वैष्णवी उसको बताओ, तो इसकी व्याख्या करो। तो जो भी ऑनलाइन बच्चा देख रहा है तो थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि लेट हो रहा है तो चले जाइए। चलिए बेटा बताइए। सर प्रकृतिवाद में भौतिक जगत को ही सर्वोपरि माना गया है कि प्रकृति में ही बच्चे का विकास हो सकता है, ये कहा गया है और क्या प्रकृतिवाद कहा? जो भौतिक। जो चीजें तुम्हारी प्रत्यक्ष है उनको ही सत्य मानने की बात की है प्रकृतिवाद में। और मुझे इसका कोई अच्छा सा आंसर दे सकता है? बिल्कुल हमारे ठीक कह रहे हो, कोई अच्छी सी व्याख्या कर सकता है? भारती कर सकती हो? थोड़ा मैं यहाँ पर ये सर जो प्रकृति होते हैं वो बोलते हैं कि प्रकृति की और लौटो, तो मतलब जो भी सब कुछ होता है वो हमारा भौतिक जगत से रिलेटेड करते हुए बोलते हैं वो लोग। प्रकृति को ब्रह्मांड का मूल तत्व हाँ? माना है। प्रकृति को ब्रह्मांड का मूल तत्व माना है प्रकृतिवादियों ने। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो भी ऑनलाइन देख रहा है ये थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि थोड़ा इसको प्रकृतिवाद आर का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बहुत से बच्चे लगातार एक ही शिकायत आई है कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, जितने भी ये वाद दिए हैं उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। जो प्रकृतिवाद दी अगर हम बात करें तो प्रकृति का ये प्रकृतिवादी ये प्रकृति पर क्या देते हैं, सारे रूप में बल देते हैं। ये भी कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी रूप में स्वीकार ये करता है, जैसे कि आप बालक की प्रवृत्ति है, अपरिवर्तनशील नियम होते हैं, या स्पर्श रूप से अगर कहें तो ये तमाम चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। प्रकृतिवाद के कई रूप हो सकते हैं, परमाणुवादी हो सकते हैं, प्रकृतिवादी हो सकते हैं, यांत्रिक प्रकृतिवादी हो सकते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रकृतिवाद होता है, ऐतिहासिक प्रकृतिवाद होता है, जैविक प्रकृतिवाद होता है, शास्त्रीय प्रकृतिवाद होता है। प्रकृतिवाद में प्रकृति के मूल तत्व, प्रकृति ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहा गया है, और प्रकृति के अनुसार अगर हम देखें आचरण को मान्यता दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ये आपकी क्लास को मैंने रोक लिया थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रकृतिवाद किस वातावरण पर बल देता है, तो सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक। बी ऑप्शन सर। भौतिक जगत पर बल देता है। ये ईश्वर को मानता है, नहीं मानता है? नहीं मानता सर, तो प्रकृति मैं को भी मानता है। प्रकृतिवादी हूँ फिर। हाँ, तो बिल्कुल सही है आपने। ये क्या कहा आपने? प्रकृतिवाद किस वातावरण को बल देता है? देखिए यहाँ पर ये हमने कहा कि यहाँ पर एक चीज देखो, प्रकृतिवाद किससे महत्व देता है। तो आपने कहा कि भौतिक जगत को महत्व देता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि प्रकृतिवाद किस वातावरण को बल देता है। अब वातावरण को बल देता है, यहाँ पर वातावरण की बात करें तो आप यहाँ देखिए सामाजिक, भौतिक, या फिर आध्यात्मिक, या सांस्कृतिक। तो अगर बेसिकली अगर देखो तो ये सांस्कृतिक वातावरण को क्या देता है, बल देता है। ठीक है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की ये जिक्र करता है। बेसिकली भौतिकवाद को बल तो देता है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो सांस्कृतिक होगा। ठीक है, तो अगर ये बाई चांस नहीं आता है तो भौतिक को ही लेके चलना। ठीक है, आप इतने ज्ञानी हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है कि प्रकृतिवाद शिक्षण विधि में किस विधि पर अधिक बल दिया गया है। व्याख्यानों पर दिया गया, पुस्तकों पाठन पर दिया गया, क्रियाओं द्वारा सीखने पर बल दिया, संवादों पर दिया गया, किस पर बल दिया गया सारे रूप में? सी ऑप्शन सर। क्रिया द्वारा सीखने पर। क्रिया द्वारा सही सीखने है, पर। क्रिया द्वारा सीखने पर यह बल दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि आदर्शवाद किस पर अधिक बल देता है। हम बात कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पर अभी प्रकृतिवाद पढ़ा। अब देखिए आपके सभी वाद आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो अब हम आदर्शवाद की बात करते हैं। आदर्शवाद किस पर बल देगा? भौतिक पक्ष पर देगा, आध्यात्मिक पक्ष पर देगा, शारीरिक पक्ष पर देगा, बौद्धिक पक्ष पर देगा। किस पक्ष पर बल देगा?
बी ऑप्शन सर। आध्यात्मिक। हैं? सर बी आध्यात्मिक। सर बी आध्यात्मिक ऑप्शन पक्ष। सर। आध्यात्मिक उसमें बल देगा, बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे 16 नंबर के प्रश्न पर कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य कैसे होते हैं। सामाजिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते। चलिए आंसर। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, व्यक्तित्व और समाज। सी। जो सर भी सी। ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर सर दे। सी। देखिए बेटा, इसका जो आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके ऑप्शन ए सामाजिक होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक रूप में ये बल देते हैं, तो इस पे याद रखिएगा, इस पे इनका ये उद्देश्य है। कैसे उद्देश्य है? सामाजिक उद्देश्य। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है, तो 17 नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे हो, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा है। कैसा है? बाल केंद्रित है, विचार केंद्रित है, या अनुभव केंद्रित है, या क्रिया केंद्रित है। तो किस पे केंद्रित है ये? विचार केंद्रित। सर विचार केंद्रित। चलिए ऑनलाइन जो भी बच्चे देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। और यहाँ पर हेमा, चल बेटा आंसर दो। दोनों ने आंसर दे दिए हैं, आप भी दीजिए। रितु, सर एक गौड़ शिक्षा। गौड़? यहाँ पे तो गौड़ शिक्षा मैंने कहीं पर पढ़ाई नहीं है अभी। सोई हो क्या? हमने गौड़ कहीं पर बोला ही नहीं। सस्ता नशा मत करा करो, थोड़ा महंगा नशा करा करो। चलिए आरती। सर बी विचार केंद्रित। वैष्णवी, आपने तो बोल दिया ना बेटा। सर बी। चलिए बिल्कुल भी गलत बोल रहे हो। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? 17 के हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अनुभव केंद्रित पर ये क्या है? केंद्रित होते हैं आदर्शवाद के अनुसार। सर आदर्शवाद तो विचार की बात तो करता यहाँ है पे ना। सुनो, अनुभव केंद्रित, थोड़ा आदर्शवाद कंफ्यूजन हो रहा था आदर्शवाद के और अनुसार जो एक्सप्लेन कर देखिए दीजिए। वो विचार किस पे, हम तो कर रहे हैं पाठ्यक्रम कैसा है। हम पाठ्यक्रम कैसा है, तो वो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, तो अनुभवों के द्वारा सीखा जाए। ठीक है। अब जो ऋतु जो पढ़ रही थी, गौड़ जो बोल रही थी, वो सेकंड 10वें नंबर का प्रश्न वो देख रही। तो आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान कैसा है? गौड़ है, सलाहकार के रूप में, कोई महत्व नहीं है, या अत्यधिक महत्व है, महत्वपूर्ण होता है। अब बता बेटा। सर डी ऑप्शन है इसका। सर डी अत्यंत महत्वपूर्ण। हाँ डी। सर डी। डी। सलमा जी जी सर। बताइए। सर ऑप्शन बी। चलिए रितु, आप बताओ इसका आंसर। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दे चुके होंगे, मगर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए रितु आंसर दो बेटा बेटा के। चलिए कोई नहीं, तुम्हें डांट पड़ गई तो इसलिए बंद हो गया मुंह, कोई बात नहीं बेटा। ये बिल्कुल सही कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? यथार्थवादी, प्रयोजनवादी, या फिर प्रकृतिवादी, या आदर्शवादी? आदर्शवादी। सर डी ऑप्शन। करते हैं सर आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवादी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? सत्य, अहिंसा, भौतिकता, या राजनीतिक? अहिंसा। और अहिंसा। चलिए बिल्कुल और सत्य। सही। और एक आध जना और भी बोल दीजिए। चलिए और लोगों ने जो भी बता दिया अभी तक बढ़िया बताया। चलिए और लोग बताओ। वैष्णव तुमने आंसर दे दिया बेटा? जी सर। अहिंसा। तो गांधी जी का सर सत्य। चुप जा, अब बार जो क्वेश्चन बोल दिया एक बार बोल दिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये सत्य पर आधारित था उनका जीवन। उनका जो जीवन का जो तत्व था वो सत्य मार्ग पर चलने को पसंद करते थे। वो तो बात की चीजें है ना, अहिंसा, भौतिकता, ये चीजें अलग है। तो जो तत्व की बात कर रहे हैं तो वो अभी सत्य है। तो वो सत्य हमेशा सत्य के पक्ष पर रहा करते थे। तो इस पे बेसिकली ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एजुकेशन टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
बताइए, प्लेटो, डीवी, बटलर या अरविंदो, किसने लिखी थी ये? सर डीवी। ऑप्शन बी सर। डी? नहीं बी बी बॉय अच्छा, वाला बी। तो जो भी ऑनलाइन देख रहा है, आप लोग भी आंसर दे दो। दे रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, डीवी द्वारा ही एजुकेशन टुडे नामक ये पुस्तक को लिखा गया था। इसका प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। अभी यहाँ पर बता दीजिए। देखिए, आप लोग एक चीज़ स्मरण कर रहे हो नहीं कर रहे हो बात अलग है, ध्यान नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं जो आपके जो टॉपिक चल रहे हैं, तो जो आपके जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज चल रहा है, किसी चीज़ ने स्मरण कर रहे हो चीज़ को, जो आपके चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ तो हाँ सर, ये बहुत ही बढ़िया एकदम। टैगोर ने शिक्षा को जीवन का माना, क्या माना है? जीवन का प्रकाश माना है, शक्ति माना है, स्वतंत्र माना है, उपरोक्त तो सभी माना है। ऑप्शन डी सर। सभी। तो एक व्यक्ति तभी सब होगा, तभी एक व्यक्ति होगा। सभी चीज मान एक व्यक्ति सभी चीजों को मानेगा? सर एक व्यक्ति में इतनी काबिलियत हो, वो सर हाँ हो सकता है सर। बी होगा। तुम में काबिलियत है सारी चीजें समझने नहीं की। सर, डी ही है इसका। ये प्रकाश को भी समझ जाओ, सत्य को भी समझ जाओ, स्वतंत्रता को भी समझ जाओ। बताओ, इसमें ये वैष्णवी, आपका क्या कहना है? सर ए। अच्छा, और बच्चे, भारती यस सर। मान लेगा? बताओ। यस सर, उपरोक्त सभी लग रहा है। तो एक व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत होती है, वो सभी चीजों को समझ ले। सर इनके अंदर तो थी नहीं, क्योंकि ये तो दार्शनिक भी थे और क्या बोलते हैं, पेंटर भी थे और लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, तो इसलिए। इसलिए गए हो तो बिल्कुल सही है। तो मैं ये प्रश्न मैंने इतना लंबा इसलिए खींचा, तुम्हें भ्रमित करने के लिए खींचा था, ठीक है? तुम कितने अपने बात पर अडिग हो, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न को अलग तरीके से वो आपको सामने रखा। तो ऑप्शन क्या है? डी सही है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कहा कि प्रकाश, शक्ति, स्वतंत्रता, ये बड़े ही निराले व्यक्ति थे। आपको पता है कि बहुत कलाओं की महारत हासिल था। अगर दार्शनिक के रूप में भी देखा जाए, साहित्यकार के रूप में भी देखा जाए, चित्रकार के रूप में भी देखा जाए, संगीतज्ञकार के रूप में भी देखा जाए, फिल्म निर्माता के रूप में भी हर अलग अलग इनके अंदर खूबियाँ थी। तो बेसिकली इनके जीवन का ये माना जाता है। दोस्तों ये सभी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23वें नंबर का प्रश्न कि शिक्षा में खेल प्रणाली किस का आविष्कार है? आदर्शवाद का, यथार्थवाद का, प्रकृतिवाद का, फलवाद का? सी प्रकृतिवाद। ऑप्शन। प्रतिवाद। बात का। प्रकृतिवाद का? तो बिल्कुल ठीक है। जी सर। मुझे ये बताओ ना, मैंने ये फलवाद नहीं पढ़ा है। फलवाद होता है क्या? मेरे को नहीं आता है, बताओ तो मेरे को कोई, जिसमें फल लगे रहते हैं वो। सर मैं भी कंफ्यूज इसमें। अरे मैं तेरे सर हमने भी नहीं पढ़ा, चलिए सिलेबस में 4 ही कोई बात बात है। नहीं, ठीक है। तो इसीलिए भ्रमित करना होता है बच्चों को, इसलिए भ्रमित आपको समझ में पे करता रहता हूँ। 24वें नंबर का प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, दूध पीने वाला। तो तुम भी बता दो, किसने कहा था? अरस्तु। ऑप्शन बी अरस्तु सर। ने बिल्कुल ठीक कहा कि अरस्तु ने ही कहा था, ठीक है, कि जब स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 25वें नंबर का प्रश्न है कि विद्यालय बचपन के घर है, बचपन का घर है, ये कथन किसका है? बताइए। सर का। मॉन्टेसेरी का? जी सर, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी। इसने कहा था ये चीज कि विद्यालय बचपन का घर होता है, तो कहा होगा, सही कहा है। जो भी कहा है हाँ, बिल्कुल श्रीमती सही, मॉन्टेसरी। जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। चलिए 26वें नंबर का प्रश्न देखेंगे बच्चा। तो यहाँ पर देखिए, दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर देखो, किसने किया था? पाइथागोरस। बी ऑप्शन।
पक्का है? और बच्चों का आंसर नहीं आया, क्या बात? बताइए, और बच्चे क्यों शांत हो गए? सलमा, बेटा बताओ। पुष्पा जी, नहीं बोल रहे तो मत बोलो। चलिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। चलिए, 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। परिवार शिक्षा का साधन है, किसने कहा था? ये क्या है? औपचारिक, अनौपचारिक, समूह या सभी? अनौपचारिक। 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 अभी तो तुम्हारा मुंह खुल गया है, उस टाइम पे तो खुला नहीं। तो बिल्कुल सही है कि अनौपचारिक शिक्षा का गया, जहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते, तुम एकदम साइलेंट हो जाते हो, इसका मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 28वें नंबर का प्रश्न है कि प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं, क्या मानते हैं? संस्था मानते हैं, साधन मानते हैं, प्रयोगशाला मानते हैं या साध्य मानते हैं? प्रयोगशाला सर सर। सर प्रयोगशाला। 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 क्यों प्रयोगशाला? ऐसा क्या भैया, वहाँ कोई केमिकल का रिएक्शन बनाना है क्या? तो सर वो तो प्रयोजनवादी जाने। प्रयोजनवादी, तो बिल्कुल सही है कि प्रयोगशाला प्रयोग ही किए जाते हैं बच्चों पर, कि किस प्रकार से उनको सिखाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से, ये नहीं कि उसमें केमिस्ट्री वाला जो होते हैं प्रश्नावलियों में, वो नहीं। तो उसमें बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम अंतिम श्रृंखलाओं की ओर अग्रसर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 29वें नंबर के शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित विचार करता है लेखों पर या दिशाओं पर या फिर भावनाओं पर या समस्याओं पर? बताइए। समस्याओं पर। जो ऑनलाइन सर जो ऑप्शन डी ऑनलाइन सर, देख रहे हैं, मुझे समस्याओं लगता है पर। तुमने 30वें नंबर का भी प्रश्न का उत्तर दे दिया, देख रहा हूँ। समस्याओं पर। समस्याओं पर, बिल्कुल ठीक है। ये समस्याओं पर ही ध्यान देगा कि शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित विचार करता है, ये बिल्कुल सही। अब 30वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, सभी बच्चों ने ऑनलाइन आंसर दे दिया, आप लोग भी दे दो। प्लेटो। 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 ऑप्शन बी सर, प्लेटो। चलिए, इस कड़ी का अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। होने को तो बहुत ढेर सारे अभी ये प्रश्न है, क्योंकि, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 31वें नंबर का प्रश्न है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी कैसी? सर बी। बी। सर बी क्रियाधारा। बी। बी। सर क्रिया द्वारा सीखना, ऑप्शन बी सर। सर क्रियाधारा। चलिए ठीक है, क्रिया द्वारा ही सीखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल आज के श्रृंखला यहाँ पर ही मैं समाप्त करता हूँ। जितने भी ऑनलाइन बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग भी, ठीक है।